हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 5 अप्रैल 2022 के डेली पीआईबी एनालिसिस के साथ। पहला आर्टिकल देखते हैं। देखिए 2021-22 के रबी सीजन के दौरान ऑनियन प्रोक्योरमेंट हुआ है ताकि जो मार्केट प्राइस हैं उनको स्टेबलाइज किया जा सके। कितना ऑनियन प्रोक्योर हुआ 2021-22 के दौरान? 2.08 लाख मीट्रिक टन। इस बार 2.5 लाख मीट्रिक टन ऑनियन जो है प्रोक्योर होना है रबी सीजन। अच्छा, रबी सीजन होता कौन सा है? अक्टूबर से स्टार्ट होता है, याद रखिएगा। खरीफ सीजन आपका जून जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद यानी अप्रैल से लेकर जून तक कौन सा रहेगा? जायद का, जिसमें आपके खरबूजे, ककड़ी, ऐसी आइटम्स होते हैं, खीरे जिनको कहते हैं आप। देखिए लास्ट ईयर रबी सीजन में यानी रबी 2021 में कितना ऑनियन प्रोक्योर हुआ? 2.08 लाख मीट्रिक टन। इस बार ये रबी सीजन फिर से जा रहा है। इस बार कितने का टारगेट है? 2.50 लाख मीट्रिक टन। ये ऑनियन के लिए है। सेम देख लीजिए आप 2021-22 में जो पल्सेस का प्रोक्योरमेंट टारगेट था वो 8.79 यानी 8.80 लाख मीट्रिक टन था पल्सेस का प्रोक्योरमेंट बफर स्टॉक बनाने के लिए। तो 8.80 लाख मीट्रिक टन प्रोक्योरमेंट हुआ बफर स्टॉक बनाने के लिए। मार्केट में रिलीज कितना किया गया? लगभग उससे 1 लाख मीट्रिक टन अधिक, ताकि प्राइस जो है स्टेबलाइज हो सके। तो सेम चीज़ यहाँ लिखी है। रबी 2021 सीजन के दौरान जो हमारा ऑनियन का प्रोक्योरमेंट हुआ वो 2.08 लाख मीट्रिक टन हुआ। इस बार टारगेट 2022 रबी सीजन के लिए 2.5 लाख मीट्रिक टन है। पर्पस क्या होता है? ये जो प्रोक्योरमेंट होता है या फिर स्टोरेज होता है ऑनियन का, ये प्राइस को मॉडरेट करने के लिए रखा जाता है। देखिए प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड बनाया गया है। पल्सेस का प्रोक्योरमेंट इसी फंड से किया जाता है, ऑनियन का प्रोक्योरमेंट इसी फंड से किया जाता है। बाद में धीरे धीरे उनको मार्केट में रिलीज किया जाता है ताकि प्राइस ज़्यादा फ्लैक्चुएट ना हो। सरकारें गिर जाती थी, हालांकि मोदी गवर्नमेंट नहीं गिर रही, वो बात अलग है, लेकिन 2024 के बाद ये बनेगी भी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। पल्सेस के बफर की बात करें तो टोटल क्वांटिटी 8.79 लाख मीट्रिक टन पल्सेस जो है प्रोक्योर किया गया बफर के तौर पर, जिसमें से 9.96 लाख मीट्रिक टन डिस्पोज किया गया। आप सोचेंगे आप कि प्रोक्योर इतना किया गया, डिस्पोज इतना किया, भाई पहले से भी तो कुछ था। इंडिया में भी तो प्रोड्यूस होता है। गवर्नमेंट कभी ज़्यादा प्रोक्योरमेंट करती है, कभी कम प्रोक्योरमेंट करती है। अच्छा, इस बार डिस्पोज क्यों इतना ज़्यादा हुआ? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, पल्सेस भी डिस्ट्रीब्यूट की गई, तो इस तरह से प्रोक्योरमेंट अधिक हुआ। अमाउंट देखा जाए तो 2022-23 में पल्सेस के प्रोक्योरमेंट के लिए 7,453 लगभग 7,454 करोड़ खर्च हुए पल्सेस के प्रोक्योरमेंट के लिए। 2020-21 में प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड से लगभग 13,952 करोड़ रुपए यूटिलाइज हुआ है। इंडिया की बात की जाए तो बिगेस्ट प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर भी है पल्सेस का। बिगेस्ट प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर क्यों है? क्योंकि प्रोटीन के लिए हमारी जो है डिपेंडेंसी मोस्टली पल्सेस पे ही होती है। इंडिया लगभग जो टोटल प्रोडक्शन हुआ है 19-20 के दौरान 62% अकेले इंडिया में हुआ है। पिछले 5 से 6 वर्षों में इंडिया में पल्सेस का प्रोडक्शन लगभग 75% इंक्रीज हुआ है। 140 लाख टन के आसपास था, जो वर्तमान में 240 लाख टन के आसपास है पल्सेस का प्रोडक्शन। यहाँ पर देख लीजिए कुछ स्टेट्स दिए हैं, जो वहाँ की मेजर क्रॉप्स हैं प्रोड्यूसिंग, वो दी हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं रोक के। मेरे ख्याल से आपके एनालिसिस किए हैं, मेरे पढ़ाने के लिए नहीं है ये फिगर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल हमारा। पंजाब में ऑर्गेनिक फार्मिंग देख लेते हैं हमारा। हाँ, ये पंजाब के लिए है तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये देख लेते हैं। हमारे लिए स्कीम जो है परंपरागत कृषि विकास योजना। देखिए परंपरागत कृषि विकास योजना में 200 क्लस्टर सैंक्शन किए गए 2017-18 से 19-20 के दौरान। 100 क्लस्टर जो है 18-19 से 20-21 के दौरान सैंक्शन किए गए, तो 300 क्लस्टर जो है लगभग सैंक्शन किए गए। पंजाब में अकेली परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत 6,000 फार्मर्स हैं, उनको फायदा हुआ है। देखिए इंडिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए 2 स्कीम चल रही है। एक तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए चल रही है, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। दूसरी चल रही परंपरागत कृषि विकास योजना, जो कि पूरे भारत के लिए चल रही है। परंपरागत कृषि विकास योजना में क्या होता है? फार्मर्स को 3 वर्ष में पर हेक्टेयर के हिसाब से 7,500 की हेल्प की जाती है ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए।
और ये मिशन फॉर ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इसमें 3 वर्षों में 10,000 रुपये पर हेक्टेयर दिए जाते हैं फार्मर्स को, ठीक है, ट्रेनिंग, लैंड होल्डिंग, सर्टिफिकेशन के लिए। सिक्किम इंडिया का पहला ऑर्गेनिक स्टेट है। लक्षद्वीप आपको पता है ऑर्गेनिक यूटी है। तो इस तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए जो आपका परंपरागत कृषि विकास योजना है, पर फार्मर 7500 रुपये दिए जाते हैं 3 वर्षों के लिए, याद रखिएगा 7,500। और जो आपके मिशन फॉर ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए, इसमें 10,000 पर फार्मर दिए जाते हैं 3 महीने के लिए। परंपरागत कृषि विकास योजना देख लीजिए 2015 में लॉन्च हुई। इंडिया में पहले से नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीमेंट चल रहा है, उसका एक कंपोनेंट है सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट। परंपरागत कृषि विकास योजना उसका एक सब कंपोनेंट है, याद रखिएगा। गवर्नमेंट का पर्पस रहता है सपोर्ट और प्रमोट करना, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना, क्योंकि ऑर्गेनिक फूड जो है लोकल के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो ऑर्गेनिक फूड को बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम लॉन्च की परंपरागत कृषि विकास योजना। फंडिंग पैटर्न 60-40 का है, 90:10 का है। अब परंपरागत कृषि विकास योजना को इम्प्लीमेंट कौन करता है? ऑर्गेनिक फार्मिंग सेल है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के तहत वो इसको इम्प्लीमेंट करती है। नेक्स्ट आर्टिकल है 11 टेक्सटाइल आर्टिकल्स हैं जिनमें संशोधन किया गया है ताकि हैंडलूम सेक्टर्स जो है उनका प्रोटेक्शन किया है। स्कीम फॉर प्रोटेक्शन ऑफ हैंडलूम के तहत ये प्रोविजंस किए गए हैं। स्टेट गवर्नमेंट जो है कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करेंगी। देखिए 1985 में एक्ट पास हुआ था, क्या? हैंडलूम्स एक्ट। इसमें पर्पस था हैंडलूम वीवर्स जो हाथ से बनाते हैं उनको प्रोटेक्ट करना, किससे? पावरलूम से और मिल सेक्टर से। 11 टेक्सटाइल आर्टिकल ऐसे हैं जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देते हैं जो कि हैंडलूम के प्रोडक्शन में ज़रूरी होता है। ये एक्ट कई जगह पे ऐसे केसेस आए हैं कि ये वायलेट किए गए हैं। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं वो देखती हैं कि जो कुछ सर्टेन एरियाज़ हैं हैंडलूम के वो पावरलूम द्वारा प्रोड्यूस ना होने पाए, ताकि हैंडलूम सेक्टर जो वीवर हैं उनको हेल्प की जा सके। स्कीम फॉर प्रोटेक्शन ऑफ हैंडलूम्स। देखिए कैपेसिटी बिल्डिंग स्टेट गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है। इन्फोर्समेंट मिनिस्ट्री कौन सी है? यही टेक्सटाइल मिनिस्ट्री। 1985 में ये हैंडलूम एक्ट पास हुआ था। इंडिया में एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज़्यादा जॉब देता है, लगभग 4.5 करोड़ लोगों को जॉब मिलता है। हैंडलूम सेक्टर की बात करें टेक्सटाइल सेक्टर की तो जीडीपी का 2.5%, इंडस्ट्रियल आउटपुट का 7%, इंडिया के एक्सपोर्ट अर्निंग का 12% और टोटल एम्प्लॉयमेंट का 21% हैंडलूम से आता है। टोटल टेक्निकल टेक्सटाइल में हम लोग 6 नंबर पे हैं और 6% ग्लोबल शेयर जो है इंडिया से आता है। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्क का। वर्ल्ड हैंड ओवन फैब्रिक की बात करें तो लगभग 95% इंडिया से आता है। पिछले कुछ वर्षों से यानी लगभग 6 वर्षों से जो हमारा हैंडलूम का एक्सपोर्ट है वो स्टैग्नेंट है, $40 बिलियन के आसपास, जो कि नहीं बढ़ रहा है। आपका जेम्स एंड ज्वेलरी कितना? $35 बिलियन के आसपास रहा है, जिसको पीयूष गोयल ने कहा है $100 बिलियन। लेकिन इस पर भी फोकस करिए जनाब, बहुत ज़्यादा इसमें एम्प्लॉयमेंट लगा हुआ है। ECTA इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में साइन हो रहा है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया इन्होंने साइन कर दिया है इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। फुल फॉर्म याद रखिएगा पहली बात तो, और साइन किसके बीच में हुआ है? इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है। इंडिया के ट्रेड आउटरीच की बात करें तो हिस्टोरिकल इवेंट है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट एग्रीमेंट दिखाता है कि सिंगल लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट किया जाएगा ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट द्वारा। कहाँ पे? इंडिया में। दोनों पार्टनर क्या करेंगे? ट्रेड प्रोड्यूसर्स को फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे एक दूसरे कंट्री में ट्रेड को इम्प्रूव करने के लिए। टैरिफ लाइंस दोनों कंट्रीज के हिसाब से डिसाइड की जाएंगी। ऐसा नहीं कि एक कंट्री को ज़्यादा लगा रही है एक कंट्री। अब सपोज करिए हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा होती है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं होती है, तो हम अपने हिसाब से टैरिफ डिसाइड कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा। लेकिन कोई चीज़ हमारे यहाँ ज़्यादा हो रही है और ऑस्ट्रेलिया में भी हो रही है तो अपने डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके हित भी देखेगा ना, तो इंडिया को कोई दिक्कत नहीं हो चाहिए। आउटकम क्या है इस एग्रीमेंट का, यानी ECTA एग्रीमेंट का? देखिए प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस मिलेगा ऑस्ट्रेलिया द्वारा दिया जाएगा 100% ऑफ इस टैरिफ लाइन, यानी कुछ प्रेफरेंशियल प्रोडक्ट होंगे जिन पर 100% टैक्स वेवर दिया जाएगा। ये वो प्रोडक्ट हैं जहाँ पर ये दिया जाएगा। इंडिया क्या करेगा? ऑस्ट्रेलिया को मार्केट एक्सेस प्रोवाइड करेगा 70% टैक्स वेवर पर, यानी कि हमें 30% टैक्स लगाने की फुर्सत है लेकिन उनके पास नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी कमिटमेंट की है कि लगभग 135 सब सेक्टर हैं। इंडिया में 120 सब सेक्टर ऐसे हैं जिसको मोस्ट फेवर्ड नेशन के दर्जे के तौर पर
इंटाइटल किया गया है। मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा WTO के तहत दिया जाता है, आपको पता ही है। पाकिस्तान का दर्जा हट गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस दिया है 2509 खेलो इंडिया एथलीट को, कितना 7.22 करोड़। देख लेते हैं। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 7.22 करोड़ रिलीज किया है 2509 खेलो इंडिया एथलीट को। 21 डिसिप्लिन में एथलीट आते हैं। जनवरी से मार्च 2022 के बीच में 7.22 करोड़ दिया गया है। हर रेजिडेंशियल एथलीट को 6.28 लाख की राशि दी गई है खेलो इंडिया स्कॉलरशिप स्कीम के तहत। इसमें क्या है, पॉकेट अलाउंस भी 1.20 लाख का शामिल है। पॉकेट अलाउंस मतलब क्या होता है भैया, खर्च कर सकते हो अपनी जरूरत के हिसाब से, आपको पूछा नहीं जाएगा, बाकी ट्रेनिंग पे खर्च जाएगा। खेलो इंडिया टैलेंट डेवलपमेंट के तहत ये फंडिंग की जाती है। आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस एनुअली दिया जाता है 1.2 लाख दिया गया है। खेलो इंडिया गेम्स, देखिए 2021 खेलो इंडिया गेम्स को पोस्टपोन कर दिया गया कोविड क्राइसिस के कारण। 2022 में हरियाणा में हुए खेलो इंडिया यूथ गेम अगले वाले 2022-23 के लिए मध्य प्रदेश में होने वाले हैं। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने कहा है कि वो गेम्स को भोपाल में होस्ट करेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम, ये आपको पता ही होगा, खेलो इंडिया हमारे इंडिया में इम्प्लीमेंट की जा रही स्कीम 2017 से, उसी का एक पार्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम। खेलो इंडिया यूथ गेम के तहत जो कई सारे डिसिप्लिन है जिसमें खिलाड़ी जो होते हैं प्लेयर्स, उनको सिलेक्ट किया जाता है। 8 वर्ष के लिए उनको 5 लाख पर एनम के हिसाब से दिया जाता है, याद रखिएगा 5 लाख पर एनम के हिसाब से। इसमें आपकी आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस शामिल नहीं है, जो कि 1.20 लाख का होता है। इससे आपका टोटल अलाउंस कितना हो जाता है, 6.2 लाख के आसपास। नेक्स्ट आर्टिकल है इंडियन एयरफोर्स ने अपने क्या चेतक हेलीकॉप्टर की 60वीं सालगिरह मनाई है। चेतक हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स यूज़ करता है, आपको पता ही है। 60वीं सालगिरह मनाई। 1962 के इंडिया चाइना युद्ध के दौरान चेतक एयरफोर्स को लाया गया था। चेतक क्या है, फ्रेंच ओरिजिन है। इंडियन एयरफोर्स में 1962 में इंट्रोड्यूस किए गए थे। तब से लेकर अब तक इनको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा डिलीवरी की जा रही है। 1965 में पहली बार इनको नाम दिया गया चेतक। 2 टन का हेलीकॉप्टर है, 185 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है और 500 किलोमीटर तक एक बार में उड़ सकता है, ये अच्छी बात है। 7 लोगों को कैरी किया जा सकता है चेतन हेलीकॉप्टर द्वारा। कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स सबके लिए काम करता है चेतक और चीता हेलीकॉप्टर। ये क्रिटिकल लाइफ लाइन है अगर हमारे इंडिया में देखा जाए, खास करके सियाचिन ग्लेशियर पर सर्विस देने के लिए। तो C&C चेतक एंड चीता हेलीकॉप्टर, जो आपका हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग स्कूल है वहाँ पर भी इनको ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल है इंडिया का जो टारगेट है वो ओवरशूट हो गया। $400 बिलियन का टारगेट था एक्सपोर्ट का, कितना किया हमने, $418 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इंजीनियरिंग गुड्स का एक्सपोर्ट जो है 45.5% ग्रोथ देखा गया है। वीट एक्सपोर्ट 10 मिलियन टन से बढ़ा है, ये बहुत बड़ी बातें हैं, आपको याद ये रखना है। $418 बिलियन के आसपास हम लोगों ने एक्सपोर्ट कर दिया है। इंडिया ने अचीव किया है हाईएस्ट मंथली वैल्यू मर्केंडाइज एक्सपोर्ट का, जो कि मार्च में किया गया है 40.38 बिलियन टन, जो कि लास्ट ईयर से 14.5% अधिक है। एक्सपोर्ट का देखा जाए तो बहुत अच्छा विटनेस, मतलब कि हमने विटनेस किया है एक बहुत बड़ी ह्यूज ग्रोथ रेट। नॉन पेट्रोलियम गुड्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा ही हम लोगों ने ग्रोथ दिखाई है। अब छोड़ दीजिए आप इसको, क्योंकि इतना रट नहीं पाएंगे आप। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में 152% की ग्रोथ दिखाई है। कॉटन, इन सब में इतना ज़्यादा। सबसे ज़्यादा USA को, UAE को, बांग्लादेश टॉप 3 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इंडिया के लिए रहे हैं, इतना याद रखिएगा। तो $418 बिलियन का एक्सपोर्ट हमने किया है। और यहाँ पे आपने स्टार्टिंग में पढ़ लिया है, वीट एक्सपोर्ट $10 मिलियन से भी ऊपर निकल गया। इंजीनियरिंग गुड्स का एक्सपोर्ट 45.5% से भी अधिक बढ़ गया है। कनेक्टिविटी की जाए बात, प्रेसिडेंट कोविंद ने कही है कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में कनेक्टिविटी का जो है इशू एक की इशू रहा है हमेशा। इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है नॉर्थ साउथ के लिए, वो भी आपको पता ही है, सेंट्रल एशिया रीजन के लिए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कहा, हाल ही में एक मीटिंग को एड्रेस कर रहे थे, तुर्कमेनिस्तान के साथ मीटिंग हो रही थी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की, इसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा था। इंडिया क्या मेजर इकोनॉमिक पार्टनर उभर रहा है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के लिए। बाकी इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ कॉमन प्रोस्पेक्टिव रखती हैं, सिमिलर अप्रोचेस रखती हैं। सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ कई लोगों के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशन भी है इंडिया की। सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हैं आपकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और ये तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है। ये सारी आप देख लीजिएगा सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं।
और कुछ खास नहीं है। हाँ, इंडिया क्या कर रहा है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ जुड़ने के लिए इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पर काम कर रहा है, असगाबाद एग्रीमेंट पर भी काम कर रहा है। इंडिया क्या करता है, चाबहार पोर्ट ईरान से जोड़ना चाहता है इन सारी कंट्रीज़ को। हालांकि इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, लेकिन इंडिया ने अपना इन्हांसमेंट किया है इस पॉलिसी में, और मोस्टली सेंट्रल एशियन रीजन में हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट। हेलो दोस्तों, एक बार फिर